इस वीडियो में बात करेंगे जीपीसीआर एंड जी अल्फा क्यू सिग्नलिंग के बारे में, जिसमें IP3 एंड डैग दो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं इस सिग्नलिंग में। देखें, सबसे पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बना लेते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोसोलिक साइड है और बाहर ECM है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होते हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर है ये, और ये जीपीसीआर रिसेप्टर जी प्रोटीन से कपल्ड होता है। जी प्रोटीन अल्फा, जी प्रोटीन बीटा एंड जी प्रोटीन गामा। अल्फा और गामा जो है मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, लिपिड से लिंक्ड होते हैं। ये जो अल्फा है ये क्यू टाइप का है, तो जी अल्फा क्यू या जी क्यू अल्फा, जी क्यू बीटा एंड जी क्यू गामा। जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो जीपीसीआर एक्टिव होता है और इसके पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी होता है, और ये रिसेप्टर जी अल्फा को एक्टिवेट करता है। जी अल्फा पहले जीडीपी बाउंड होता है, उसके बाद जैसे ही रिसेप्टर इसको एक्टिवेट करेगा जी अल्फा एक्टिव होगा, और जी अल्फा जो क्यू है उसका जीडीपी रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, जीटीपी। ये एक एक्टिव फॉर्म है। ये जी अल्फा जो क्यू टाइप का है, ये क्यू टाइप का है, ये फर्दर एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज सी, और बीटा मोस्ट कॉमन होता है। फास्फोलाइपेज सी एक जो है फास्फोलिपिड को यहाँ पे ब्रेक करेगा, जो होता है PIP2। जब PIP2 को ब्रेक करेंगे तो दो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, एक डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, और एक IP3। IP3 और डाई एसाइल ग्लिसरॉल ये दो मॉलिक्यूल मिलते हैं जब PLC बीटा PIP2 को क्लीव करता है। डैग जो है ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज सी फर्दर साइटोसोलिक प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते हैं। प्रोटीन काइनेज सी इधर रिसेप्टर के सी टर्मिनल डोमेन पे भी फास्फोराइलेशन कर सकते हैं। IP3 जो ये बना है ये सेकेंडरी मैसेंजर है, डैग भी सेकेंडरी मैसेंजर है। और हम इस लाइगेंड को, जो ये लाइगेंड बाइंड किया, ये वेसोप्रेसिन हो सकता है या बहुत सारे जीपीसीआर के लाइगेंड होते हैं। तो ये प्राइमरी मैसेंजर जैसा बिहेव करता है और यहाँ पे ये सेकेंडरी मैसेंजर। IP3 जाके अपने खास एक पर्टिकुलर चैनल से बाइंड करता है। ये मैंने ACR बना लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल मायोसाइट में होते हैं, और ये एक चैनल बना लिया। ये चैनल जो इस मेम्ब्रेन पे है इसको बोलते हैं IP IP3 गेटेड, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है ये। और हमें पता है कि नॉन साइटोसोलिक साइड में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन हाई है। अगर हम बाहर देखें तो यहाँ पे भी कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो एक्टिवली हम कैल्शियम आयन को बाहर पंप करते हैं या फिर किसी सब सेलुलर कंपार्टमेंट में कैल्शियम आयन को पंप करते हैं। तो ये जो बाहर हम पंप कर रहे हैं या साइटोसॉल से कैल्शियम आयन को कम करते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। लेकिन जब IP3 आके बाइंड करेगा IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल से, तो उस दौरान जो कैल्शियम आयन मूव करेगा वो साइटोसॉल में मूव करेगा, और ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। डाउन टू द ग्रेडियंट कैल्शियम आयन का मूवमेंट होगा। जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन साइटोसॉल में इंक्रीज होता है तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स को यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। कैल्शियम आयन जो है प्रोटीन से बाइंड करते हैं, जैसे काल मॉडलिन हो गया, उससे 4 कैल्शियम आयन बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है। बहुत से ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कैल्शियम आयन सेंसिटिव होते हैं, अगर कैल्शियम आयन वहाँ बाइंड कर लेगा तो उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा। कैल्शियम आयन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम आयन जो है, जो वेस्किल्स होते हैं यहाँ पे, सपोज इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है या कोई सिक्रेटरी वेस्किल है,
तो ये सिक्रेटरी वेसिकल या न्यूरोट्रांसमीटर ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं। जब ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे तो इनके इनसाइड जो कंटेंट है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। इनसाइड जो कंटेंट है वो सभी यहाँ पे बाहर रिलीज होते हैं। तो छोटे छोटे वेसिकल्स जो कॉर्टिकल रीजन में सेल के होते हैं वो मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और एक्सोसाइटोसिस होता है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं कैल्शियम आयन का सेल में। अगर देखो मान लो अगर लाइगेंड वेसोप्रेसिन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, तो ये जो है जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और जीपीसीआर रिसेप्टर इसके केस में दो टाइप के होते हैं, V1 रिसेप्टर और फर्दर ये ए और बी टाइप का होता है। ये एक्टिवेट करता है जी अल्फा क्यू 11 को, और फर्दर ये एक्टिवेट करते हैं फास्फोलाइपेज सी बीटा को, और ये फास्फोलाइपेज सी बीटा IP3 के थ्रू कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। अगर वेसोप्रेसिन अगर V2R रिसेप्टर से बाइंड करता, ये भी GPCR है, तो इस केस में ये GS यूनिट को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेटरी टाइप का। GS जो अल्फा है उसको एक्टिवेट करेंगे और ये फर्दर एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एडिनाइलिल साइक्लेज जो है ATP से साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन करते हैं, और साइक्लिक AMP फर्दर जो है प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेंगे एंड फर्दर फास्फोराइलेशन होगा साइटोसोलिक प्रोटीन का और सिग्नलिंग होगा। देखते हैं कि जो PLC बीटा है ये PIP2 को क्लीप कैसे करता है, किस साइट पे कट करता है। तो हमने एक यहाँ पे ग्लिसरॉल बनाया और ग्लिसरॉल से ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड जो है एस्टेरिफिकेशन होता है, तो ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन से अटैच होते हैं। कार्बन ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 कार्बन का ग्लिसरॉल और यहाँ पे 3 OH होते हैं, और फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ से OH और इधर H जो है ये वाटर रिलीज होके एक एस्टर बॉन्ड बनता है। ऐसे ही अगर दो मॉलिक्यूल हम अटैच करते हैं तो ये स्ट्रक्चर डाईएसाइल ग्लिसरॉल हो जाता है। ये दो फैटी एसाइल चेन है और ये ग्लिसरॉल है। थर्ड कार्बन से हम फॉस्फेट अटैच कर देते हैं। ये फॉस्फेट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। इस फॉस्फेट से इनोसिटॉल अटैच कर देते हैं। इनोसिटॉल जो है 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ पे अगर इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये फोर्थ पोजीशन पे भी फॉस्फेट होते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच होते हैं, इस फॉर्म में अटैच होते हैं। उसके बाद आप देखोगे फास्फोलाइपेज सी बीटा, ये जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। इस बॉन्ड को जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा, और जो ये स्ट्रक्चर मिलता है इसी को नाम देते हैं IP3। तो PIP2 को PLC बीटा जब क्लीप करेगा तो एक IP3 ये मिलता है। IP3 क्या है? इनोसिटॉल, ये इनोसिटॉल है 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट, तो एक ये इनोसिटॉल मिल जाता है 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट IP3। और ये इतना पूरा पोर्शन ये आप जो देख रहे हैं ये ग्लिसरॉल से दो फैटी एसाइल चेन है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाई एसाइल ग्लिसरॉल, डैग मिलेगा। डैग ये पूरा रीजन हाइड्रोफोबिक है इसलिए मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है। एक एंजाइम होता है फास्फोलाइपेज A1, ये यहाँ पे क्लिप करता है। फास्फोलाइपेज A1 अगर यहाँ क्लिप करेगा तो एक फैटी एसाइल चेन मिलेगा। एक और एंजाइम होता है फास्फोलाइपेज A2, ये इस साइट पे क्लिप करेंगे सेकेंड कार्बन से जो एस्टेरिफिकेशन हुआ है। एक और एंजाइम होते हैं फास्फोलाइपेज D, और फास्फोलाइपेज D जो है ये वाला बॉन्ड क्लिप करेंगे यहाँ पे।